तो देखो, अगर आपको पता है कि मुझे चाहिए 5060 के साथ एक पीसी बिल्ड, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो 3060 में, 4060 में, या फिर 5060 में, या इवन 9060 XT और 5060 Ti में, तो इन सब के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में आपको समझाया गया है, आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना चाहिए। तो वो जाके जरूर देखना। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हो और आपको पता है 5060 के साथ ही मेरे को पीसी बिल्ड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए अब हम अपने पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पीसी बिल्ड का दिमाग यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू में हमने चूज किया इंटेल की तरफ से आने वाला उनका कोर i5 14400F, जिसमें आपको 10 कोर और 16 थ्रेड मिल जाते हैं। और 10 कोर में से आपके 6 पी कोर है और 4 ई कोर है। अब जिन लोगों को पी कोर और ई कोर नहीं पता, उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अपने पी कोर है वो होते हैं परफॉर्मेंस कोर, यानी कोई हैवी टास्क कर रहे हो, अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस वक्त आपके पी कोर असाइन हो जाते हैं। और अगर आप कोई वेब ब्राउजिंग वगैरह और लाइट वगैरह काम कर रहे हो कुछ, वहां पे आपके ई कोर असाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपके सीपीयू पे पूरा लोड नहीं आता। और जैसे कि इस सीपीयू का नाम है 14400F, यानी कि इसमें आपको कोई भी आईजीपीयू नहीं मिलता और बिना ग्राफिक कार्ड के आप इसमें से आउटपुट नहीं ले सकते, इसलिए आपको ग्राफिक कार्ड एक लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो अब बात करता हूँ मैं आपके सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि हमने AMD चूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हर जगह 14400F ही चूज कर रहे हैं मोस्टली लोग। और उसके कमेंट्स में पढ़ रहा था आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि सारे इंटेल चूज करें, AMD क्यों चूज नहीं करें। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो देखो, मैं ले लूं या कोई और भी टेक यूट्यूबर आपको प्रोडक्ट कैसे रिकमेंड करता है, पहले वो समझो, ठीक है। वो देखता है पहले एक प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइसिंग कितनी अच्छी है, और उस प्राइस के अकॉर्डिंगली जो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी अच्छी है। इन शॉर्ट, प्राइस टू परफॉर्मेंस कैसा है उसका। देखो, हमारी लड़ाई किसी कंपनी के साथ नहीं है कि हम सिर्फ AMD चूज करेंगे या इंटेल चूज करेंगे। जो कंपनी हमें बेटर वैल्यू में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। तो देखो, अभी 14400 की प्राइसिंग पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जाके वो लिटरली डर्ट चीप प्राइसिंग पे मिल रहा है। 12, 13, 14 हजार का कुछ इतना मिल रहा है। वो अपनी सिटी के हिसाब से आप देख रहे हैं ना, कैसा है कैसा नहीं। और इसमें रह के वो जो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर रहा है, जो प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग वगैरह जो परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर रहा है, वो भाई लिटरली इंसेन है। R5 9600X कुछ है, 19, 20, 21 कुछ इतने का पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इससे परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर मिले उसमें, लेकिन जितनी प्राइस उसकी बढ़ रही है उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस हमें मिल नहीं रही। इसलिए 14400F को मोस्टली रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा है इसका। समझ गए? देखो, आपके ऊपर कोई मैं ऐसे थोप नहीं रहा कि आप इंटेल की तरफ ही जाओ। अगर आप चाहते हो मैं R5 की तरफ जाऊं, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको पीसी बिल्ड बता दूंगा R5 5060 के साथ भी। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हो R5 9060 XT के साथ और R5 5060 Ti के साथ भी, आपको लास्ट में पीसी बिल्ड बता दूंगा कि इस प्राइस रेंज में आपको क्या लेना चाहिए। लेकिन अभी नहीं जाना, वीडियो देख लो पूरी। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो इस पीसी बिल्ड में हमने मदरबोर्ड यूज किया MSI की तरफ से आने वाला उनका B760M गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। तो नंबर 1 रीजन इस मदरबोर्ड को चूज करने का, क्योंकि दिखने में ये बहुत प्यारा है एक्चुअल में, क्योंकि VRMs के ऊपर भी इनकी शील्ड लगी हुई है। M.2 के ऊपर ऑब्वियसली शील्ड तो मिलती है। जो ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ इसमें आपको 2 DDR5 के रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं। उसी के साथ M.2 के 2 स्लॉट्स हैं जो कि Gen 4 वाले हैं। और इसके साथ इसमें आपको Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इसके बैक साइड पोर्ट्स के बारे में बात करें तो स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे, आप पॉज करके देख सकते हो। और एक बात मैं आपको क्लियर कर लूं कि H610 मदरबोर्ड सारे बोल रहे होंगे मार्केट में चल जाएगा 14400F के साथ। टू बी ऑनेस्ट, चल जाएगा उसके साथ, लेकिन अपना जो मैक्स पोटेंशियल है 14400F H610 पे नहीं चला पाएगा। फिर आप किसी भी कंपनी का लो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन B760 चिपसेट का मदरबोर्ड बिल्कुल लेना, उससे नीचे H610 की तरफ नहीं जाना। तो रैम के बारे में बात करें तो रैम हमने चूज किया कॉर्सर की तरफ से उनकी वेंजेस DDR5 16 GB की 2 किट, यानी कि 32 GB ऑफ रैम 5200 मेगाहर्ट्ज वाली। और इस टाइम पे आप चाहे गेमिंग ले लो, प्रोडक्टिविटी ले लो या कुछ भी ले लो, और इसी के साथ साथ फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी 32 GB ऑफ रैम बिल्कुल चाहिए हमें। तो स्टोरेज के बारे में बात करें तो स्टोरेज में हमने चूज किया WD की ब्लैक SN770 Gen 4 M.2 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो इस पीसी बिल्ड में हमने CPU को कूल रखने के लिए हमने चूज किया कूलर मास्टर की तरफ से उनका कूलर मास्टर लिक्विड 240L कोर ARGB लिक्विड कूलर। देखो, टू बी ऑनेस्ट, इस पीसी बिल्ड में AIO की नीड नहीं थी। आप एयर कूलर यूज करो, बहुत बढ़िया कूलिंग देगा वो आपको। लेकिन मेरे को टू बी ऑनेस्ट वो इतना टावर सा निकलता है ना, मेरे को वो पर्सनली पसंद नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, प्लीज स्टॉक कूलर के साथ ना जाओ। स्टॉक कूलर इतने अच्छे से आपको कूल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं
तो आप चूज कर सकते हो इनिशियल में, मतलब स्टार्टिंग में। अभी हम इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहते, मोस्टली अपना सीपीयू और ग्राफिक कार्ड में लगा लिया, थोड़ी देर बाद लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, लेकिन प्लीज एक आफ्टर मार्केट कूलर यूज करना। तो नेक्स्ट अपने पीसी बिल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि ग्राफिक कार्ड। तो इस पीसी बिल्ड में हमने चूज किया जोटेक की तरफ से उनका जोटेक एम्प गेमिंग GeForce RTX 5060। तो इस वीडियो में मैंने आपको 1080p बेंचमार्क्स भी दिखाए हैं, 2K बेंचमार्क्स भी दिखाए हैं, तो आपको इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से कि मतलब 1080p में कैसे परफॉर्म कर रहा है, 2K में कैसा परफॉर्म कर रहा है और कितना फ्यूचर प्रूफ है ये कार्ड, वो जाके आप बेंचमार्क्स पार्ट में देख लेना। तो पावर सप्लाई में हमने चूज किया Corsair की तरफ से उनकी CX650 जो कि अपनी 650 वॉट की PSU है, जो कि 80+ ब्रोंज रेटेड। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर लूं, लोग बोल रहे होंगे आप इस पीसी बिल्ड में 550 वॉट की PSU लगा लो। देखो 550 वॉट PSU आपने नहीं लेनी, मिनिमम 650 वॉट की PSU आप लो। और लास्ट में कैबिनेट के बारे में बात करें तो कैबिनेट हमने चूज किया एंटेक की तरफ से उनका CX800 ARGB कैबिनेट। अपने चैनल पे इसका डेडिकेटेड वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, लेकिन इसमें आपको 3 प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैंस मिल जाते हैं, जिसमें से 2 आपके रिवर्स प्लेट फैंस है, उसी के साथ साथ डुअल चेंबर केस है, और साथ ही साथ ऊपर भी आप 360 mm का AIU माउंट कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, और लेजिट अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली बहुत ही बढ़िया। और हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ, जो मैं यहाँ टेक इन्फ्लुएंसर्स आपको चीजें बताते हैं ना, वो पत्थर की लकीर नहीं बन जाती है, आप चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे आपने इंटेल मतलब i5 14400F और 5060 के साथ पीसी बिल्ड करना है, ठीक है, और मेन चिपसेट क्या लेना है, B760 मदरबोर्ड। अब आप B760 मदरबोर्ड चाहे MSI का लो, आप गीगाबाइट का लो, या आसूस का A/M करके भी कुछ आता है, उसके साथ साथ आपने GPU 5060 जोटेक का नहीं लेना, आपको MSI का अच्छा लगता है या गीगाबाइट का अच्छा लगता है या आपको सस्ता कुछ ऐसे मिल रहा है तो आप ले सकते हो वो भी। कैबिनेट आपने लेना है, कैबिनेट कोई और चूज कर सकते हो। स्टोरेज आपने किसी और क्रूशियल की P3 लेनी है या और कुछ लेना है वो चूज कर सकते हो। रैम मैंने नॉन RGB लिया है, आपने RGB वगैरह चूज करनी है, वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। ये बस मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये चूज किया है, डिट्टो सेम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये कमेंट सेक्शन में बहुत जगह पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अलग अलग कंपोनेंट्स अपनी प्राइसिंग के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से क्या सस्ता मिल रहा है, क्या अच्छा मिल रहा है, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो पार्ट्स। देखो इस पीसी की टोटल कॉस्टिंग पड़ती है कुछ 80 to 85,000 के आसपास, ठीक है, लेकिन आप इस पीसी को इनिशियली 70 to 75,000 तक भी ला सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो तुम सबसे पहले इसमें चेंज क्या कर सकते हो, अभी के लिए आप AIO या एयर कूलर ना यूज करो, ठीक है, उसकी जगह आप इंटेल का स्टॉक कूलर यूज कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। और एयर कूलर पे चलाना नहीं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है मैं आपको कि आप लॉन्ग रन के लिए एयर कूलर पे आप चलाओ, मतलब जो इसका स्टॉक कूलर है उस पे चलाओ। आफ्टर मार्केट 1-2 मंथ बाद लगा लेना। अभी के लिए आपने 6 से 6,500 हजार रुपए AIO के लिए बचा दिए। और वैसे आप रैम 16 GB लगा सकते हो आज के लिए, लेकिन आपको वही बात है, आप रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करता आपको। अभी के लिए आपने पीसी बिल्ड करना है, उतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 16 GB की एक स्टिक लगाओ, इनफ है अभी के लिए। फिर 1-2 मंथ बाद आपने बचाना होगा, ठीक है, तो वो आपका हो गया, फिर 70 से 75 के आसपास कुछ कैबिनेट हो गया। देखो मैं ना वीडियो में अपने बेंचमार्क्स वगैरह जो नंबर्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं दिखाता नहीं था, नॉर्मली आपको डे टू डे एक्सपीरियंस शेयर कर लेता था कैसा है कैसा नहीं, लेकिन आपने ही जैसे रिकमेंड किया मेरे को, हमें नंबर्स देखने हैं, तो उसके हिसाब से आपके बेंचमार्क्स वगैरह इस पीसी के आपको दिखा देता हूँ सारे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेंचमार्क किया सिनेबेंच 2024, जिसमें CPU का सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर आप दे सकते हो, जो कि बढ़िया निकल के आ रहा है। और इसके बाद ना इसमें आप GPU का बेंचमार्क भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई ड्राइवर एरर है कुछ है, ये ना शो हो नहीं रहा, मतलब रन नहीं हो रहा। ये किसी को पता है तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट बेंचमार्क किया हमने Geekbench 6, इसमें हमने CPU के 2 स्कोर निकल के आते हैं, जो सिंगल कोर स्कोर है, मल्टी कोर स्कोर है, दोनों बढ़िया निकल के आ रहे हैं, जो कि हमने डे टू डे टास्क और एवरीडे एक्टिविटी वगैरह के लिए होते हैं, बढ़िया स्कोर है। नेक्स्ट हमने Geekbench 6 में GPU का स्कोर किया, जिसमें भी 2 स्कोर निकल के आते हैं, एक OpenCL स्कोर है और एक Vulkan स्कोर है, दोनों बढ़िया निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने Geekbench का AI बेंचमार्क किया, जिसमें 3 स्कोर निकल के आते हैं, सिंगल प्रिसीजन स्कोर, हाफ प्रिसीजन स्कोर और क्वांटाइज स्कोर, तीनों बहुत ही बढ़िया निकल के आए। नेक्स्ट हमने बेंचमार्क किया क्रॉसमार्क, इसमें भी आपको 3 स्कोर निकल के आए हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, तीनों बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हमने किया ब्लेंडर बेंचमार्क, जिसमें आपको GPU का स्कोर 3700 के आसपास है, जो कि टू बी ऑनेस्ट बढ़िया है। नेक्स्ट हमने किया 3D मार्क, इसमें ना 2 बेंचमार्क होते हैं, एक होता है 3D मार्क टाइम स्पाई जो डायरेक्टएक्स ट्रायल के लिए होता है, और एक होता है स्टील नोमैड जो अपने गेमिंग पीसीज के लिए होते हैं। तो दोनों स्कोर निकल के मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। 3D मार्क टाइम स्पाई का भी एक्सीलेंट स्कोर निकल के आया है और स्टील नोमैड का भी ग्रेट स्कोर निकल के आया है, दोनों नंबर्स अच्छे हैं। तो नेक्स्ट हमने VR बेंचमार्क किया, मतलब ऑरेंज रूम के लिए बेंचमार्क, जो अपने VR गेम्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए काम आता है। 14,000 स्कोर निकल के आ रहा है, जो कि अपना सुपर स्कोर है, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने जो VR वाले गेम्स वगैरह खेले हैं वो भी अच्छे से आप खेल सकते हो। तो नेक्स्ट बेंचमार्क किया मैंने PC मार्क 10, जो अपने बहुत ही बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब ब्राउजिंग ऐप, स्टार्टअप वगैरह जो सारे बेंचमार्क्स आपके रन करता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये बेंचमार्क किया तो अराउंड 7,000 के आसपास कुछ स्कोर आ रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि 8,000 के आसपास कुछ आना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो कि मुझे याद आया कि मैंने
मैंने बैकग्राउंड में म्यूजिक छोड़ दिया था खाली, तो मैंने फिर से रन करना चाहा तो रन ना बार बार मैंने 2-3 बार ट्राई किया, रन हुआ नहीं। और एक मजे की बात, मैं ये पीसी मार्क 10 कर रहा था ना, तो इसके स्कोर में ना फॉर सम रीजन ये अब ड्राइवर का इशू है या क्या है, मेरे को ना वहां पे 5060 Ti शो हो रहा था। अब ये क्या रह रहा है मेरे को समझ नहीं आई। अगर आपको किसी को कुछ पता है तो प्लीज बता दो कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट अपने प्रोडक्टिविटी वाले बेंचमार्क, जो अपना पिजेट बेंचमार्क होते हैं, जिसमें आपको फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व का स्कोर आपके सामने ग्राफ शो हो रहा होगा, बढ़िया स्कोर निकल के आ रहे हैं। अब प्रोडक्टिविटी वाले बेंचमार्क ना मतलब डिपेंड करता है बंदा टू बंदा की, कईयों के लिए 5090 भी कम पड़ेगा, कईयों का काम 1650 पे भी हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका किस हिसाब से काम है। लेकिन एज सच काम करने में, किसी भी एआई रिलेटेड टास्क करने में, या आपको सीपीयू इंटेंसिव टास्क हो गया, कोई जीपीयू इंटेंसिव टास्क हो गया, ये पीसी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। तो अब बात करते हैं आपकी फेवरेट चीज के बारे में, यानी कि गेमिंग बेंचमार्क्स के बारे में। तो गेमिंग बेंचमार्क्स में मैंने बहुत ज्यादा गेम्स लिए, लेकिन मैंने गेम्स इस हिसाब से लिए जैसे थोड़े बहुत एफपीएस शूटर गेम हो गए, फिर पुराने गेम्स हो गए, फिर मिडिल गेम्स हो गए और लेटेस्ट टाइटल्स थोड़े बहुत लिए, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल देखना ये पता चल जाए कि 5060 कितना कैपेबल है फ्यूचर वाली गेम्स में भी, पुराने वाली गेम्स में भी, और जो आने वाली गेम्स है वो भी कितना निकाल सकता है ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको MSI का आफ्टर बर्नर का वो बता दूं, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता कि क्या चीज क्या शो कर रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में तो मैंने उसके सामने लिख दिया आपको कि i5 14400F ये है, वो है, FPS 1% लोज ये है, 0.1% लोज ये है, तो वो तो बहुत सिंपल है जाना। उसके सामने जो परसेंटेज है वो दिखाता है कितनी यूटिलाइज कर रहा है, मतलब 5060 के सामने जो परसेंटेज है वो दिखा रहा है कितनी यूटिलाइजेशन कर रहा है ये जीपीयू की, और सेम 14400F के सामने जो है वो बता रहा है सीपीयू की कितना यूटिलाइजेशन हो रही है, और उसके सामने जो W करके है वो वॉटेज कुछ शो कर रहा है आपको कि कितना वॉट ये कंज्यूम कर रहा है गेम। तो ये इसलिए समझाया मैंने आपको क्योंकि कुछ मैंने देखा था लोगों को समझ आते नहीं है बेंचमार्क, तो सिंपली मैंने आपको समझा लिया। अब आपको बेंचमार्क्स देखना सिंपल हो जाएगा। तो ग्राफिक्स ड्राइवर के बारे में बात करें तो आपकी स्क्रीन के सामने ग्राफिक ड्राइवर आ रहा होगा, जिसपे मैंने सारे गेम्स बेंचमार्क किए, और मैंने 2 रेजोल्यूशन में बेंचमार्क किए, 1080p पे भी और 2K रेजोल्यूशन पे भी, जिसपे आपको पता चल जाए कि कितनी रैम कंजप्शन हो रही है, 1080p पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, 2K पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1080p बेंचमार्क्स के बारे में। तो फर्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया वैलोरेंट को हमने टेस्ट किया 1080p हाई पॉसिबल सेटिंग्स पे, और इसमें हमें मिले कुछ 300 से 350 के आसपास FPS। और इस गेम को ना अनरियल इंजन 5 अपडेट के बाद हमने बेंचमार्क किया, तो अपडेट्स जब तक स्टेबल होता जाएगा ना तो FPS आपके और बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद हमने लो सेटिंग्स पे भी टेस्ट किया, क्योंकि मोस्टली लोग इसको लो सेटिंग्स पे खेलते हैं, तो लो सेटिंग्स पे हमें मिले कुछ 400 के आसपास FPS। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया है CS2 को भी हमने अगेन 1080p वेरी हाई सेटिंग्स पे बेंचमार्क किया है, और इसमें हमें मिले कुछ 180 to 200 FPS, और ये अच्छा खासा जीपीयू इंटेंसिव गेम है। तो नेक्स्ट हमने बेंचमार्क किया मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टाइटल्स शैडो ऑफ द टॉम रेडर को हमने टेस्ट किया 1080p विदाउट रे ट्रेसिंग, विदाउट DLSS पे, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, और मोस्टली हमें 150 के अबव FPS ही मिली है, और इसमें हमें फाइनल स्कोर मिलता है 162 FPS के आसपास। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया Assassin's Creed Origin, इसको भी हमने 1080p वेरी हाई सेटिंग्स, मतलब जो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है उस पे बेंचमार्क किया। उसमें हमें मिल जाते हैं 120 FPS के आसपास, मोस्टली गेम पे रहते हैं, और एवरेज मिल जाता है 128 FPS का। तो नेक्स्ट मेरा अनदर फेवरेट टाइटल विचर 3 को हमने 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे, जो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है उस पे बेंचमार्क किया, और रॉ परफॉर्मेंस में हमें 150 के आसपास कुछ FPS दे दिए। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, RT अल्ट्रा जो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है रे ट्रेसिंग की, वो ऑन कर दी, और DLSS वगैरह बंद है, तो इसमें हमें 50 के आसपास कुछ FPS मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, रे ट्रेसिंग ऑन ही रहने दिया RT अल्ट्रा पे, और DLSS और फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया। तो उसके बाद हमें मिले कुछ 100 to 110 FPS के आसपास, जो कि बढ़िया है। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया साइबरपंक 2077, इसको हमने बेंचमार्क किया 1080p हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, विदाउट रे ट्रेसिंग, विदाउट DLSS, और हमें मोस्टली 100 के ऊपर ही FPS हमें मिल रहे हैं, और फाइनल स्कोर निकल के आया, वो आया हमारे पास 103 FPS का। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया, जो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है रे ट्रेसिंग की, RT ओवरड्राइव उस पे रखा है, और DLSS वगैरह बंद है, और जहां जहां हाई पॉसिबल सेटिंग्स हो सकती थी हाईएस्ट रखी है, और जहां जहां साइको हो सकता था वहां साइको रखी है। अब हाई साइको जिनको नहीं पता, पहले आती है हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा, फिर आती है साइको सेटिंग। तो सारी मैक्स्ड आउट सेटिंग्स है, और इसमें हमें मिले मात्र 20 से 25 FPS, और फाइनल स्कोर निकल के आया 24 FPS का। तो अब देखो इस गेम में ना ऑलमोस्ट 8GB VRAM फुल होती जा रही है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, रे ट्रेसिंग ऑन ही है, उसके साथ साथ मैंने DLSS भी लगा लिया, और मल्टी फ्रेम जनरेशन 4x पे रख दी है, और इसमें हमें मिले बहुत ही बेहतरीन 250 से 280 के आसपास FPS निकल के आ रहे थे। लेकिन स्क्रीन ना बहुत ही ब्लड सी है, मतलब आपको इमेज जो है ना बहुत ब्लर सा आ रहा है, दिखने में बहुत अच्छा नहीं
नहीं है। और जब आप इसको मतलब गेम प्ले करोगे ना इतनी सारी सेटिंग्स लगा के, तो हल्का सा ना इनपुट लैग आपको फील होगा। आप बहुत ज्यादा नोटिस करोगे तो होगा, लेकिन ऐसा थोड़े टाइम बाद ना आप भूल जाओगे। लेकिन विजुअली बहुत अच्छा तो नहीं है देखो, टू बी ऑनेस्ट। और इसका फाइनल स्कोर कुछ निकल के आया हमारे पास 261 FPS। तो नेक्स्ट गेम मैंने बेंचमार्क किया हॉगवर्ट्स लेगेसी, जो कि मेरा रीसेंट फेवरेट टाइटल है। मैंने थोड़ा सा लेट खेला लेकिन बहुत ही प्यारा गेम है, और अभी स्टीम पे कुछ 800 के आसपास कुछ मिल रहा था। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना और तरीके तो है ही है, लेकिन इस गेम को जरूर खेलना, बहुत प्यारा गेम। तो इसको मैंने बेंचमार्क किया सबसे पहले 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे, विदाउट रे ट्रेसिंग, विदाउट DLSS, और 75 to 85 के आसपास FPS हमें दे गया था। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, अल्ट्रा सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे रख दिया, और कोई DLSS का सपोर्ट नहीं है। इसमें हमें कुछ मिले 40 to 45 FPS के आसपास। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, अल्ट्रा सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग के साथ ही DLSS और मल्टी फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया। तब हमें मिलते हैं 200 से 230 FPS के आसपास। लेकिन वही सेम दिक्कत, जैसे आउटलाइन वगैरह वो बहुत ही ब्लरी सी आ रही है। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया ब्लैक मिथ वुकोंग। इसको हमने बेंचमार्क किया 1080p सिनेमैटिक सेटिंग्स पे, जो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स है, विदाउट रे ट्रेसिंग, विदाउट DLSS। इसमें हमें मिलते हैं 30 से 40 के आसपास FPS मोस्टली, और एवरेज स्कोर निकल के आता है 38 FPS का। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, सिनेमैटिक सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर दिया, जो इनकी हाई लेवल की फुल रे ट्रेसिंग है। उसमें हमें मिले मात्र 20 FPS, और एवरेज निकल के आया 21 FPS का। तो नेक्स्ट सेम हमें सिनेमैटिक सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग ऑन ही थी। उसके बाद मैंने फ्रेम जनरेशन भी लगा लिया। इसमें हमें मिले कुछ 38 to 40 FPS, और एवरेज निकल के आया 40 FPS का। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने रिकमेंडेड सेटिंग्स पे इसकी टेस्ट किया। तो उसमें क्या है, फ्रेम जनरेशन ऑन है, फुल रे ट्रेसिंग मीडियम लेवल पे है, और हाई सेटिंग्स पे टेस्ट हो रहा है। इसमें हमें मिले बहुत ही बढ़िया 60 to 70 के आसपास FPS हमें मिल गए थे, और एवरेज निकल के आया था 67 FPS का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 2K बेंचमार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले गेम लिया हमने अगेन वैलोरेंट को हमने टेस्ट किया 2K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, और इसमें हमें मिले कुछ 300 के आसपास FPS। और इसके बाद मैंने लोअर सेटिंग्स पे बेंचमार्क किया, तो 350 to 380 के आसपास FPS हमें मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट हमने बेंचमार्क किया CS2 को हमने बेंचमार्क किया 2K वेरी हाई सेटिंग्स पे, और इसमें हमें मिले कुछ 120 to 130 FPS। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया शैडो ऑफ द टूम रेडर 2K पे, स्टार्टिंग में विदाउट रे ट्रेसिंग, विदाउट DLSS, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे 100 अबव FPS हमें रह रहे हैं, और एवरेज निकल के आता है 107 FPS का। तो नेक्स्ट बेंचमार्क किया हमने Assassin's Creed Origin। इसको हमने 2K अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे बेंचमार्क किया, और 90 to 100 के आसपास FPS हमें दे रहा था, और एवरेज स्कोर निकल के आया 95 FPS का। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया विचर 3 को भी 2K हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, जो इसकी अल्ट्रा सेटिंग्स है, उस पे बेंचमार्क किया 120 to 130 के आसपास कुछ FPS दे दिए इसने। तो नेक्स्ट हमने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा मतलब RT अल्ट्रा पे इसको बेंचमार्क किया विदाउट DLSS, और उस पे हमें 35 to 40 के आसपास कुछ FPS मिल गए थे। और इसके बाद मैंने रे ट्रेसिंग के साथ साथ DLSS फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया। उसके बाद हमें 99 to 100 FPS के आसपास मिल गए थे। तो नेक्स्ट गेम हमने बेंचमार्क किया साइबरपंक 2077 2K सेटिंग्स पे, हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे बेंचमार्क कर रहा हूँ। उसमें हमें मिले कुछ 40 to 50 के आसपास कुछ FPS मिले, और फाइनल स्कोर निकल के आया 44 FPS का। फिर मैंने क्या किया, 2K सेटिंग्स पे RT ओवरड्राइव जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग है उस पे लगा दिया, और बहुत ही बेहतरीन इतने ज्यादा प्लेएबल FPS मिले ना हमें, 4 से 5 FPS मिले मात्र। और VRAM देखो बिल्कुल 8 GB टच कर रही है। अब ये डिमांड कर रही है मोर VRAM, लेकिन हमारे पास देने को ही VRAM नहीं है, तो वही कुछ कर ही नहीं सकते हम। और आप देखो GPU 100% यूटिलाइज तो हो रहा है, लेकिन वॉटेज इतनी ज्यादा पुश कर नहीं रहा, और फाइनल स्कोर हमें निकल के आता है मात्र 4 FPS के आसपास। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, RT ओवरड्राइव पे रहने दिया हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे, और DLSS और मल्टी फ्रेम जनरेशन भी लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें 150 के आसपास FPS तो मिल रही है, लेकिन जो इसका स्कोर है ना इन गेम स्कोर, वो 40 के आसपास कुछ मिल रहा है। अब ये देखो, ये मेरे को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। और जब आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाते हो ना, जो इसके मैक्स FPS मैक्स आप देख रहे होगे, वो 2000-3000 इसके आसपास चला जाता है। ये मैंने मल्टी फ्रेम जनरेशन में दिक्कत देखी। अब ये पता नहीं क्या दिक्कत है, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। तो नेक्स्ट हमने बेंचमार्क किया हॉगवर्ट्स लेगेसी को 2K अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे विदाउट DLSS, विदाउट रे ट्रेसिंग टेस्ट किया, तो 50 to 60 के आसपास FPS हमें दे दिए थे। तो उसके बाद मैंने RT अल्ट्रा रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे लगाया, तो 30-40 के आसपास कुछ FPS इसे निकाल के दे दिए थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग के साथ साथ DLSS और मल्टी फ्रेम जनरेशन 4 को भी लगा दिया, मतलब 4x पे लगा दिया, और 150 के आसपास कुछ FPS निकाल के दे रहा था, जो कि बढ़िया चीज। तो नेक्स्ट मैंने बेंचमार्क किया ब्लैक मिथ वुकोंग 2K सिनेमैटिक सेटिंग्स पे, हमें 25 से 30 के आसपास कुछ FPS निकल के आ रहा था, और एवरेज निकाल के दिया इसने 28 FPS का। तो नेक्स्ट सिनेमैटिक सेटिंग्स पे मैंने रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर दिया, और मिले बहुत ही बढ़िया 7 से 8 FPS, और एवरेज निकल के आया 10 FPS का। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, सिनेमैटिक सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग तो ऑन ही थी, उसके साथ फ्रेम जनरेशन भी लगा लिया, तो बहुत ही बढ़िया 10 से 11 FPS के आसपास मिला, और एवरेज मिला हमें 9 FPS का। और देखो इसमें भी सेम दिक्कत है जैसे मैंने आपको साइबरपंक में बताया था, 2 से 3000 के आसपास कुछ FPS जा ही रहे हैं, मैक्स FPS जो इसके हैं।
अब वो पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं बार बार इसको रिफ्रेश किया लेकिन ऐसा ही शो हो रहा है। तो नेक्स्ट मैंने इसकी रिकमेंडेड सेटिंग्स की, जिसमें 2K पे RT मीडियम पे है फ्रेम जनरेशन के साथ हाई सेटिंग्स पे, जिसमें हमें 60 to 70 FPS के आसपास मिल गए थे और मोस्टली 60 प्लस FPS रह ही रहा था और एवरेज मिला हमें 65 FPS का। तो ये सारे बेंचमार्क्स देखने के बाद इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 1080p पे अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स पे मोस्टली गेम्स आपको अच्छे खासे FPS पे ये चलवा देगा। लेकिन वही बात आती है अगर आप थोड़ी बहुत सेटिंग्स ट्वीक करते हो, मतलब रे ट्रेसिंग वगैरह इनेबल करते हो या और थोड़ी बहुत सेटिंग्स लगाते हो, तो वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन आने लगती है VRAM की। और यहीं पे अगर आप ये सारी सेटिंग 2K पे करते हो तो वो नहीं चला सकता मोस्टली गेम्स पे। पुराने गेम्स को चला देगा लेकिन लेटेस्ट गेम्स में इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। और अब बात करते हैं लेटेस्ट गेम्स के बारे में, जैसे कि GTA 6 हो गई या विचर 4 होगा या अपना ब्लैक मिथ ज़ोंकुई होगी, लेटेस्ट अभी ट्रेलर आया था इसका। तो देखो मेरा मानना है ये सारी गेम्स जो है ना बहुत सारी सेटिंग्स के साथ आएंगी, जैसे मल्टी फ्रेम जनरेशन हो गया, DLSS वगैरह हो गए, और 1080p पे थोड़ी बहुत सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके जैसे मीडियम लेवल पे होगी, आप 60 प्लस FPS के आसपास आप गेमिंग कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप इन सारी गेम्स में सेटिंग थोड़ी बहुत ऊपर करोगे, मतलब हाइयर सेटिंग्स पे आप गेम खेलोगे, तो वहां पे 8GB VRAM की रेस्टेंट पक्का आ जाएगी। तो उसके लिए ये कार्ड तो ऑब्वियसली क्या ही बोलूं मैं उसको। और जिस हिसाब से 14400F के साथ और 5060 के साथ ये पीसी बिल्ड हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी। अच्छी खासी ये गेमिंग आपको करवा देगा। AI वाले टास्क करने आपने, प्रोडक्टिविटी जैसे एडिटिंग वगैरह करनी है, फोटोशॉप वगैरह करना है, या और भी कोई काम करना है, आपने म्यूजिक प्रोडक्शन करनी है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत आपको खासी देगा नहीं। लेकिन वही बात है, एट द एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका काम किस हिसाब से, आपको अपना काम समझना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं अगर आपको AMD के साथ पीसी बिल्ड करना है या फ्यूचर प्रूफ ही करनी है, वो सारे पीसी बिल्ड मैं आपको बता लेता हूँ। देखो अगर आपको सेम पीसी बिल्ड AMD के साथ करना है तो आप चूज कर सकते हो R5 9600X। उसके साथ ये मदरबोर्ड चूज नहीं करोगे, B650 मदरबोर्ड चूज करोगे, फिर चाहे किसी भी कंपनी का ले लो आप, वो मैटर नहीं करता, और बाकी सारे कंपोनेंट्स सेम रहेंगे, ठीक है। 9600X और 5060 के साथ पीसी बिल्ड हो गया। और अब इसके बाद अगर आपकी फ्यूचर प्रूफिंग प्रायोरिटी है, उसके साथ AI वाले टास्क आप इतने नहीं करते, उसके साथ प्रोडक्टिविटी वगैरह और एडिटिंग वगैरह आप करते हो, और उसके साथ गेमिंग आपकी टॉप प्रायोरिटी है, फिर आप चूज करोगे R5 9600X के साथ, उसके साथ B850 मदरबोर्ड, जिसपे हम R7 11000 समथिंग करके जो प्रोसेसर आएगा वहां तक भी लगा सकते हो। 850 वॉट की PSU या 1000 वॉट की PSU आप लगा सकते हो, वो अपने हिसाब से देख लेना। और उसके साथ जो GPU यूज करेंगे वो करेंगे हम 1960 XT, मतलब AMD का RX 9060 XT 16GB वाला। ये हो गया आपका फ्यूचर प्रूफिंग गेमिंग बिल्ड। और इसके बाद अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है AI वाले टास्क, फ्यूचर प्रूफिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है और उसके साथ गेमिंग भी करनी है, इस पीसी के साथ आपने क्या करना है, GPU चेंज कर लेना है। 9060 XT 16GB वाला हम नहीं लेंगे, उसके साथ हम लेंगे 5060 Ti 16GB वाला। और हाँ, इन सारे पीसी पार्ट्स के लिंक्स आपको, जितने भी पीसी बिल्ड मैंने आपको बताया इस वीडियो में, सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बता दो कमेंट सेक्शन में, और कौन सा पीसी बिल्ड चूज करोगे आप इनमें से, वो भी बता दो सारे। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी पीसी बिल्ड मैंने आपको इस वीडियो में बताया उन सबकी सेपरेट वीडियो प्रॉपर बेंचमार्क्स के साथ आपके पास ला सकूं, अगर कहीं से पीसी पार्ट्स मेरे को मिल जाए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।